इल्म बराए अल्लाह भी नहीं हासिल कर रहे। चले इल्म बराए इल्म हासिल कर रहे हैं कि ये वाला इल्म आएगा तो उससे मैं यहाँ पर मज़ीद इल्म हासिल करने के काबिल हो जाऊँगा। बहुत सी चीज़ें प्रीरेक्विज़िट होती हैं, वो हासिल करके आप मज़ीद इल्म हासिल कर सकते हैं। सही। तो इल्म बराए अल्लाह भी नहीं है, इल्म बराए इल्म भी नहीं है, इल्म बराए माल है। और इल्म बराए माल में भी मज़े की बात पता है क्या है यासिर साहब? माल भी नहीं बन रहा। तो भाई टेररिज़्म की वजह से हमारे यहाँ केसेज़ ज़्यादा हाइलाइट हो जाते हैं। क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो हम हर वक़्त अपने आप को डिनाउंस करते रहते हैं, इतने बुरे हालात नहीं हैं। हाँ, माँ-बाप ने बच्चों को सीनों से लगा रखा है, वजह है औलाद परस्ती। जब आप बड़े हो रहे थे, मैं बड़ा हो रहा था, माँ-बाप बच्चों को चूम-चाट के सीने से नहीं लगाया करते थे। अगर हम कहीं से कौन से ऐसे शोबे हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि यार ये मिसिंग पार्ट है सोशल मीडिया के ऊपर? इन लोगों को ज़रूर जो है वो यूट्यूब चैनल्स बना लेने चाहिए या सोशल मीडिया पे आ जाना चाहिए। मेरा मेरा तो ये ख़्याल है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू हर इंसान को बना लेना चाहिए। हर बंदे को बनाना चाहिए। वजह हर इंसान का अपनी ज़िंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस। छोटा-सा टॉपिक उन्होंने उठाया एथीज़्म का। अभी तो एथीज़्म की बहुत सारी धज्जियाँ बखेरने के लिए और थी। तो वो शायद अगली डिबेट्स में ये चीज़ें नज़र आएँ। आप एट द सेम टाइम एथीज़्म से लड़ रहे हैं, आप लिबरलिज़्म से लड़ रहे हैं, आप एट द सेम टाइम एलजीबीटीक्यू से लड़ रहे हैं। आपको अपने नौजवान को ये ड्रग्स के इतने केसेज़ इस मुल्क में चल रहे हैं। आई स्कूल्स के अंदर कॉमन है, अभी तो बहुत कुछ है सिखाने वाला। अभी तो बहुत सारी बातें हैं करने वाली। उलमा ने अपने आप को सिर्फ़ इदारों तक और मदरसों तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया एंड आई अंडरस्टैंड देयर रीज़न्स। देखिए, अब जो दौर है, उन्हें सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत है। अगर उलमा ये काम नहीं कर पाएँगे, तो किसी न किसी को उठना पड़ेगा, किसी न किसी को ये काम करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। और आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं इम्तिनान अहमद। यूट्यूब पे इनकी बेशुमार वीडियोस आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाते हैं और आज की डिस्कशन आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा। इस डिस्कशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, मेरे गले की आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, दरमियान में खांसी के चौंके भी आएंगे। और लेकिन हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और शायद आपका गला इतना उतना नाज़ुक नहीं होगा जिस वक़्त मेरी हालत है। हम बट इंशाल्लाह 25 दिसंबर को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस्लामाबाद में है और मौसम इतना सर्द है कि सारे ही इस्लामाबाद में एक जैसे ही हालात चल रहे हैं। मेरी चंद दिन पहले इम्तिनान भाई से बात हुई कि हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं और उसकी वजह ये थी कि मैं खुद इनका कंटेंट बहुत शौक से देखता हूँ और मेरी नज़र से जब इनकी वीडियो गुजरती है तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मुझे ख़्याल आया कि इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ख़्याल होता है कि अगर आप लिटरेरी कंटेंट बना रहे हैं या नॉलेजेबल कंटेंट बना रहे हैं, तो उसको नहीं देखा जाएगा। जबकि आप अगर इनके चैनल से वाकिफ़ नहीं हैं, तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। लाखों की तादाद में इन वीडियोज़ को लोग देख रहे हैं। जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको कैसे ख़्याल आया कि ये कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना चाहिए और फिर हम उसके सीखने के मराहिल की तरफ चलेंगे। इंटरेस्टिंग। अब जर्नी कहाँ से शुरू करूँ? कुछ कहानी तो फ़िदवी की बहुत लंबी है, हाँ। वो कहानी इतनी लंबी सुनाएँगे शायद आपके पॉडकास्ट का टाइम कम पड़ जाए। अ, आइडियली स्पीकिंग कंटेंट बनाना का जो सफ़र है ना, वो तो वैसे मैंने कोविड में शुरू किया था एंड प्रोबेबली फॉर द रीज़न कि कोविड के दिनों में एक ऐसी अजीब-ओ-गरीब सूरत-ए-हाल थी कि किसी को नहीं पता था लॉकडाउन होगा, नहीं होगा, खुलेगा, क्या होगा? एंड आई वांटेड टू से वन थिंग क्योंकि मैंने पिछले कुछ अरसे में ना अब आई डोंट नो आपके चैनल पे क्या कह सकते हैं और क्या नहीं आपके पॉडकास्ट आप क्या करते हैं नहीं। मैंने ये देखा है कि ओवर काट देंगे अच्छा। वक्त के साथ साथ ना जब इंसान मैच्योर होता रहता है एक स्टेज आती है जब आपके ना बुलशिट फिल्टर्स बड़े सॉलिड हो जाते हैं। अब आप जो जो चीज़ रॉन्ग नंबर होती है ना उसको दूर से पहचान लेते हैं। एंड आई वाज थिंकिंग इन दोज लाइंस कि यार काश किसी ने मुझे 20 साल की उम्र में ये बातें बता दी होती हैं, 18 साल की उम्र में बता दी होती, शायद आज मेरी ज़िंदगी की ट्रैजेक्टरी बहुत फ़र्क होती। जो अपनी ज़िंदगी के वो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान, हर नौजवान अपनी ज़िंदगी में ना एक ज़माने जाहिलियत से गुज़रता। तो मैंने भी अपने दौर के ज़माने जाहिलियत से गुज़रा हूँ और बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी चवलें मारी हुई हैं। हुँ, शायद मैं ना मारता, अगर कोई गाइड करने वाला होता, हुँ। किसी ने उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, किसी ने रास्ता नहीं पकड़ा, किसी ने हाथ नहीं दिखाया। तो ये मकसद था कोविड के दिनों में कि कैमरा ऑन करते हैं, शुरू करते हैं, काम तो है कुछ नहीं, शुरू कर दिया।
इस सफ़र के दौरान पिछले 6 साल हो चुके हैं। 6 सालों के अंदर मैंने बहुत दफ़ा सबैटिकल भी लिया, 6-6 महीने कंटेंट नहीं भी दिया, थक भी गए, बोर भी हो गए। वो एक क्रिएटिव ब्लॉक भी आ जाता है, आपका फिर दिल भी नहीं कर रहा होता। फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि ये जो जितना काम है ना, ये शोहरत के लिए या पैसे के लिए नहीं होता है मेरे मेरे एंड पे। उसकी वजह ये है, अगर शोहरत के लिए करना था तो मैं कॉलेज लाइफ़ में एफ़एम 100 पे डीजे भी रहा। जब मैं इंग्लैंड पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, वहाँ पर एशियन साउंड रेडियो पे भी मैं डीजे रहा। मैं अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में ऑल पाकिस्तान डिबेटर भी रहा, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर चुका हूँ। आई हैव बीन देयर एंड आई हैव डन दैट। और वो एक स्टेज आती है ना, जहाँ पर आप पहुँचने के बाद समझते हैं, यार ये सब बकवास है, ये सब इधर ही रह जाना है। तो इवेंचुअली फिर आपको आपको समझ में आता है कि यार वो बातें लोगों को बताई जाएँ, जो लोगों को नहीं पता, जो इनको कोई नहीं बताएगा, या तो किसी एजेंडा के तहत नहीं बताएगा, या वो इसलिए नहीं बताएगा उसके माँ-बाप इजाज़त नहीं देते, या माशरा इजाज़त नहीं देता, या मुल्क का स्ट्रक्चर इजाज़त नहीं देता, या उसका अपना इल्म इजाज़त नहीं देता। हमने जितनी तारीख पढ़ी है, बहुत सी तारीख मस्क करके हमें दी गई है। हमें सच दिखाया नहीं गया। तो जब तक आपके पास पूरे इंग्रीडिएंट हैं नहीं, आप कैसे एक अच्छी दाल, एक अच्छी बिरयानी बना सकते हैं? आप तभी बना सकते हैं जब उसको सच और झूठ सब खोलकर एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये वाज़ द रीज़न। आज का जो नौजवान है वो ऐसा नहीं सोचता। उसको लगता है कि मुझे तारीख पढ़ने से बेहतर है, लिटरेचर पढ़ने से बेहतर है, मैं ऐसे इल्म सीखूँ जिससे फ़ौरन पैसे कमाए जाएँ। यही तो मसला है ना कि या तो आप हासिल कर रहे हैं इल्म बराए अल्लाह, कि आप अल्लाह को पहचानना चाहते हैं, जो कि इवेंचुअली इस दुनिया की और हर इंसान की प्रायोरिटी नंबर 1 है, चाहे वो आज उसको तस्लीम करे या ना करे। इल्म बराए अल्लाह भी नहीं हासिल कर रहे। चलिए इल्म बराए इल्म हासिल कर रहे हैं कि ये वाला इल्म आएगा तो इससे मैं यहाँ पर मज़ीद इल्म हासिल करने के काबिल हो जाऊँगा। बहुत सी चीज़ें प्रीरेक्विज़िट होती हैं, वो हासिल करके आप मज़ीद इल्म हासिल कर सकते हैं। सही। तो इल्म बराए अल्लाह भी नहीं है, इल्म बराए इल्म भी नहीं है, इल्म बराए माल है। और इल्म बराए माल में भी मज़े की बात पता है क्या है यासिर साहब? माल भी नहीं बन रहा। तो भाई ये सारा इल्म किस लिए हासिल किया? एमबीए की डिग्रीज़ कर ली, बीबीए की डिग्रीज़ कर ली, मास्टर्स कर लिए और नौकरी मिल रही है? नहीं, नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो माल भी नहीं बन रहा। ये फिर बैठकर वो इंसान कहता है ना, वो दोनों, मेरा तो कसम से दिल करता है कभी-कभी दोनों कंधों से ना पूरी कौम को पकड़ के झंझोड़ दूँ कि यार कर क्या रहे हैं? कि इवेंचुअली हमने अपना आप को इतना पस्त कर लिया है कि हमें सिर्फ़ रोटी चाहिए। वो कहता है ना, वेख बोलिया आसमाना दे उड़दे पंछी, वेख ते सही की करदे ने, ना ये करदे रिस्क ज़ख़ीरा, ना ये भुखे मरदे ने। कदे किसी ने उड़दे पंछी भुखे मरदे वेखे ने? हुँ। बंदे करदे रिस्क ज़ख़ीरा, बंदे ही भुखे मरदे ने। रिस्क और रोज़ी तो अल्लाह ने सबको दे देनी है। वो तो गारंटीड है। वो तो आपको भेजने से पहले लिख दिया गया है। वो मिल जाएगी। वो कहीं नहीं जाती आपके हिस्से की। हाँ, जो जो रब को नहीं मानेगा शायद उसको मसलहत के तहत ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। तुम ही कामयाब होगे अगर तुम साबित कदम रहोगे। वो हम साबित कदम तो रहना नहीं चाहते और इवेंचुअली माल भी नहीं बन रहा है। अच्छा, अब ये बड़ा सही है। मुकदमा है। उम्र के जिस हिस्से में आप कह रहे हैं कि हमने नादानियाँ की, उसी उम्र का नौजवान अगर आपको देख रहा है, तो ये फैसला कैसे कर सकता है कि यार मुझे जो है वो किस जर्नी के ऊपर जाना है, किस पाथ को लेना है, क्या पढ़ना है और क्या सीखना है? सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ इतना कंटेंट नौजवान कंज़्यूम कर रहा है, तो उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वो किस तरफ जाए और कहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे। एट द सेम टाइम उसकी जर्नी में फाइनेंस इन्वॉल्व हैं, जिससे इनकार करना मुश्किल है। आपको पता ही है कि सर तो खुदा नेस्त वाले काज़ी उल हाजात। पैसा तो खुदा तो नहीं है, तो ये तो ज़रूरतें सारी पूरी करता। आपको क्या लगता है कि उम्र के इस हिस्से में जहाँ आप पहुँच रहे हैं, वहाँ पे जाके आज का नौजवान सबसे बड़ी क्या गलती कर रहा है जो उसको फ़ौरन सुधार लेनी चाहिए, जो आपकी कॉमन ऑब्ज़र्वेशन में आ रही है? मेरे ख़्याल में जो एक पर्टिकुलर चीज़ है जो शायद सिर्फ़ नौजवान के लिए नहीं है, पूरी कौम के लिए है, और वो ये है कि हमारे 2 मसले हैं। एक तो हमारी जेहालत और उसके ऊपर हमारी अकड़ कि हम जो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। ये आपको ज़िंदगी में हर मामले में सड़क पे मिलेगा, आपको दुकानों में मिलेगा, आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घरों में, कि जो मैं कह रहा हूँ, वो चाहे जेहालत वाली बात है, मैं सही कह रहा हूँ, हम दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनने को तैयार ही नहीं है। तो हम अगर जेहालत और इससे लड़ना चाहते हैं ना अपनी अकड़ से, उसको 2 ही तरीके हैं। या तो आप तालीम हासिल करें, तालीम हासिल हर कोई कर नहीं सकता, हर किसी के मीन्स नहीं है इतने। तो दूसरा तरीका होता है जिसको एक्सपोज़र कहते हैं, कि या तो आपको ज़िंदगी में इतना एक्सपोज़र मिले, आप खुद ही सोचो कि 1990s में, 80s में क्या जितना अवेयरनेस आज अवेलेबल है तब थी?
तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हुँ। आज कंज़्यूमर को उसके राइट्स पता हैं। आज एक टीवी चैनल पीटीवी नहीं है। आज बेतहाशा टीवी चैनल्स आपके आपके पास सोशल मीडिया की भरमार है। हर पर्सपेक्टिव एक क्लिक अवे है। आज सही अवेयरनेस बढ़ रही है। सही उस अवेयरनेस के अंदर उस नौजवान का एक्सपोज़र नहीं बढ़ रहा है। वो कंज़्यूमिंग एंड पे है। वो आपका कंटेंट देख रहा है, मेरा कंटेंट देख रहा है, सारी दुनिया का कंटेंट देख रहा है। कर क्या रहा है? देख रहा है, प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा है। तो हमने उसको मजबूर कर दिया सिर्फ़ देखने की हद तक। सही उसका एक्सपोज़र बढ़ता, वो मुल्क से बाहर कभी निकलता। वो देखता दुनिया किस तरीके से चलती है। वो कोई फ़ील्ड में जाता, उस फ़ील्ड से एक्सपीरियंस लेता। वो एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना कोई बिज़नेस एस्टेब्लिश करता, ना करता, कहीं नौकरी करता। वो एक्सपोज़र हासिल करता, वो एक्सपोज़र हासिल नहीं करता। अब यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगाएँ, एक आम नौजवान मैट्रिक करता है, एफए करता है, बीए, मास्टर्स करके थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हासिल करता है, नौकरी मिल जाती है उसको। हुँ, लेकिन नौकरी करने के 5-7 साल बाद वो ये देखता है कि जब वो कॉलेज लाइफ़ में जिस खोखे से चाय पीता था, उस खोखे पे जो छोटा बच्चा काम कर रहा था, उसने अपने 4-6 रेस्टोरेंट्स खड़े कर लिए होते हैं। कैसे? वो उसके पास ऐसा क्या था जो इसके पास नहीं था? इल्म तो इसके पास था। उस छोटे के पास तो इल्म नहीं था। हुँ। उस छोटे के पास एक्सपोज़र था। वो कस्टमर हैंडलिंग चीज़ें बिज़नेस डे 1 से सीख रहा था। तो फिर इस इसका दोनों मतलब है को कि अगर आप कोलैब करेंगे ना कि एक्सपीरियंस भी है और एक्सपोज़र भी है, तो नौजवान आपका लीथल बन सकता है, जो दुनिया में कुछ अचीव कर सकता है। तो आप आज के इस निसाब के खिलाफ हैं या फिर आप तालीम के खिलाफ हैं? नहीं, मैं तालीम के तो कभी खिलाफ नहीं हूँ सर। इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि आपके इस गुफ्तगू से मैं व्यूअर के माइंडसेट में आने वाले सवाल को अच्छी यहाँ रख रहा हूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल। उनको ये लगा कि शायद एक शख्स जो है वो पढ़ा लिखा है और एक खोखे पे बच्चा काम करता है, तो वो खोखे का बच्चा बड़ा होके 4 खोखे बना लेता है, यानी कि रेस्टोरेंट्स बना लेता है, और जो एक आम आदमी है उसी यूनिवर्सिटी से निकल के शाम को उस खोखे पे चाय पीता है, तो वो एमबीए करके जो है वो फारिग फिर रहा है। मतलब ये मेरा हरगिज़ ये में इम्प्रेशन नहीं है। देखिए उसका उसकी वजह है, वो 4 खोखे तो बना लेगा। 4 खोखे के बाद अगर उसको उसकी एक आईपीओ लॉन्च करना है, एक स्टॉक मार्केट में कंपनी बनानी, तो वहाँ उसको भी इल्म की ज़रूरत पड़ेगी। सही। तो ये मुसीबत ये है कि वो पढ़ा-लिखा अपने साइलो में काम कर रहा है और जिसके पास एक्सपोज़र है और तालीम नहीं है, वो अलग साइलो में काम कर रहा है। मेरा डिलेमा ये है, मेरा अलमिया ये है कि इन दोनों को कोलैब करने की ज़रूरत है और वो कोलैब करने का तरीका क्या है? पहले तो तालीम का स्टैंडर्ड आपने इतना हाई रखा है ना कि जब इतने पैसे होंगे और 50-50 हज़ार रुपए पर मंथ की फीसें दे सकते हैं, तभी आप स्कूल में आ सकते हैं। एक तो इसको इस कैडर को लो करें। सही। आप निज़ाम और निसाब को बदलें। तालीम का निसाब सारे का सारा बदलने वाला है। आप गुड बाय मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को यार। को खुदा का खौफ करें, क्या पढ़ा रहे हैं? सुरैया की गुड़िया नहाने लगी, बस कर जाए, उसे बाहर भी निकल आएँ। वो एग्रीकल्चर दौर से अब अलिफ से आम और बे से बकरी और पे से पंखा और ते से तख्ती। तख्ती कौन इस्तेमाल करता है अब? अब तो पाकिस्तान के गाँव में तख्ती इस्तेमाल नहीं होती है। हम उस एग्रीकल्चर एरा से बाहर नहीं निकल रहे। हम अलिफ से इंजन, बे से बैटरी पढ़ाने को तैयार नहीं हैं। हालाँकि लफ्ज़ ये इस्तेमाल होगा, बैटरी की उर्दू बता दें आप मुझे, बैटरी की कोई उर्दू नहीं है आपके पास। तो जब नहीं है तो निज़ाम को बदलना है कि नहीं बदलना है ना? तो कहीं तो सवाल पूछना है। तो जब आप एक्सपीरियंस को और एक्सपोज़र को कोलैब करेंगे ना, क्लब करेंगे, यानी आप स्कूल में जो बच्चों को लेकर आते हैं, तो उन स्कूल में उनको एक असाइनमेंट्स दें, उनको टास्क दें कि वो चीज़ें परफ़ॉर्म करने के काबिल हो जाएँ। क्यों गोरे का 16 साल का बच्चा कारोबार में भी कामयाब होता है और आपका नहीं होता? उसकी वजह है 16 साल में उसको एक्सपोज़र मिलना शुरू हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में स्टार्टअप करता है, फ़ेल होता है, फिर कुछ चल जाता है, कुछ नहीं चलता। 32 साल तक की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते वो दुनिया का एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र ले चुका होता है। 32 साल का हमारा बच्चा सीने से बाहर ही नहीं निकला। अभी उसको माँ-बाप ही गाड़ी भेजेंगे तो वो गाड़ी में बैठकर घर आएगा क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल ही नहीं किए। सो ये जब कुछ मसाइल का हल नहीं निकालेंगे ना तो लेकिन कहीं इसके पीछे भी तो एक वजह है ना। आपके 12, 14, 16 साल का बच्चा जो है वो इस माशरे में जहाँ हम रह रहे हैं, क्या उतना ही महफूज और इंडिपेंडेंट है जितना आप रेफरेंस दे रहे हैं जिन ममालिक का? क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े खदशात और इनसिक्योरिटीज हैं पेरेंट्स को। शायद कहीं वो बच्चे का ब्रेन बिल्ड नहीं होने देते। ऐसे हालात में जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी पेरेंट्स को लेके आती है और फिर तालीमी निज़ाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पेरेंटल रोल फिर क्या होना चाहिए?
सर मैं आपको बड़े ईमान के साथ एक बात कहूँ, पाकिस्तान उतना ही अनसेफ है जितना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। हुँ, पाकिस्तान में उतने ही रेप केसेस होते हैं जितने यूनाइटेड किंगडम में होते हैं। पाकिस्तान में भी उतने ही बच्चे अगवा होते हैं जितने ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। दुनिया का कोई मुल्क दूध से धुला हुआ नहीं है। सही। हर एक जगह पर करप्शन है। हाँ, शायद टेररिज्म की वजह से हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो हम हर वक़्त अपने आप को डिनाउंस करते रहते हैं, इतने बुरे हालात नहीं है। हाँ, माँ-बाप ने बच्चों को सीनों से लगा रखा है, वजह है औलाद परस्ती। जब आप बड़े हो रहे थे, मैं बड़ा हो रहा था, माँ-बाप बच्चों को चूम-चाट के सीने से नहीं लगाया करते थे। अगर हम कहीं से मार खा के आते थे ना, कि जी चाची ने मारा है, तो माँ-बाप आगे से 2 और लगाते थे कि ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। अब आप ज़रा माँओं का हाल देखें, वो आके बताएगा ना कि चाची ने मारा है, वो कहेगी किसने मारा है? मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा? ये मेरा बच्चा था। तो बच्चा तो इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, मैं इम्पोर्टेंट हो गई ना, ईगो इम्पोर्टेंट होगी। मेरा बच्चा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। आज का सबसे बड़ा फितना औलाद परस्ती है। हम अपनी औलाद को बुत बनाकर पूजते हैं और फिर जब वो औलाद छोड़कर जाती है, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती, जो कि एक अलग डिलेमा है, तो फिर हम कहते हैं हमने किया क्या है? पाकिस्तान को हमने कब्रिस्तान बना रखा है। मुझे लगता है कहीं हम फितरत को चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि वालिदैन की औलाद से मोहब्बत जो है, वो सुनने वाले ये सोच रहे हैं कि ये तो एक फितरी अमल है। तो हम इस मोहब्बत को तो कम नहीं कर सकते। आप लेकिन कहने आप एक काम तो कर सकते हैं ना, आप खिलाएँ सोने का निवाला, मगर देखें शेर की निगाह से। आपने उसको वो तरबियत देनी है, वो आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया, आपके ख्वाब पूरे करने नहीं आया है। वो आपकी ज़िंदगी जीने नहीं आया है। वो नए दौर के लिए पैदा किया गया है ना। वो 1980 में तो पैदा नहीं हुआ, वो 2025 में पैदा हुआ। उसने इस दौर के तकाज़ों में ज़िंदा रहना है। तो इस दौर के तकाज़ों में वो आपके ख्वाब क्यों पूरे करेगा कि मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता था, मेरा बेटा पूरा करेगा। मेरे बेटे के और ख्वाब हैं, तो लेट इट बी। उसने अपनी ज़िंदगी जीनी है। आपका काम उसको सीने से लगाना, उसको ज़िंदगी में अच्छी तरबियत देना, उसके एडवाइज़र बनना, आपका रोल ख़त्म। उसके बाद अपने किए का वो खुद ज़िम्मेदार है। आप सारी ज़िंदगी उसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ जो माँ-बाप हैं, हमारी जो जो नस्ल है ना ये एक दफ़ा माँ-बाप बन जाते हैं ना, तो ये समझते हैं इसके आखिर तक इसके बच्चों के मसाइल और उसके बच्चों के बच्चों के मसाइल भी हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हुँ। अब जो अशफ़ाक़ अहमद बड़ी खूबसूरत बात करते थे ना कि बक़द्रे ज़रूरत दुनिया अपने हाथ में रखो, बाकी बोझ कंधों से उतार दो। हम चाहते हैं टेंशन्स लेना। ये नहीं कह रहा कि बच्चों से फ़ितरी मोहब्बत मत करें, बिल्कुल करें, लेकिन बच्चे की तरबियत भी करें। उसको सीधा भी आपने रखना है, नाक की सीध में चलाना है उसको। तो वो तो आपको करना पड़ेगा ना, यू हैव टू डिसिप्लिन अ किड। अच्छा, इम्तिनान भाई आपको क्या लगता है कि उम्र के किस हिस्से में जाके किसी बच्चे को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए या वालिदैन को ये इरादा बल्कि फैसला कर लेना चाहिए कि अब ये इंडिपेंडेंटली मूव करे? पाकिस्तान के हालात हमारी सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे यूरोप में या यूएसए में, वहाँ पे 12 से 14 साल की अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है, एक बच्चा अर्न करना शुरू करता है। हम यहाँ पे बहुत देर तक ये कहते रहते हैं कि बेटा ये हमारी ज़िम्मेदारी है, आप पढ़ाई पे तवज्जो दें, पता नहीं अब वो दे रहे होते हैं, नहीं दे रहे होते, नौजवान हमसे नाराज़ ही ना हो जाएँ। क्या ख़ास उम्र है? आपको क्या लगता है कि जब किसी को इस आईटी और एआई की दुनिया में आके अपना करियर स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, अगर तो आप निसाब बदलेंगे, तब ये बातें करते हुए हम बहुत अच्छे लगते हैं। सही। ठीक है? मेरा एक छोटा-सा सवाल है कि सिंध किसने फ़तह किया? फ़ौरन जवाब आएगा हुँ, मोहम्मद बिन कासिम ने। सही। मोहम्मद बिन कासिम ने किस उम्र में सिंध फ़तह किया? जी, 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में वो सिपह-सालार था। जी, बिल्कुल वो सिपह-सालार था। तो क्या वो डे 1 पे सिपह-सालार बन गया होगा? नहीं, उसने 2-3 साल की ट्रेनिंग भी ली होगी। अब यहाँ पे भी हमें बड़े कॉमेंट फेस करने पड़ेंगे। ये कुछ तो किया होगा, ठीक है? तो शायद 14 साल की उम्र में, ठीक है? अच्छा, अब बड़े ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने बीबीए ऑनर्स में किया, मैंने गोल्ड मेडल लिया। मैंने एमबीए किया, उसमें डिस्टिंक्शन ली। मैं बाहर पढ़ने गया, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से एमएससी मार्केटिंग में किया। फिर मैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग जॉइन किया, पाकिस्तान का यंगेस्ट चार्टर्ड मार्केटियर भी बना। मैं लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में भी रहा, फैशन मार्केटिंग सीखी। ये टोटल मिला ले तो 5-7 साल, 5-6 साल होंगे। लिटरली ये सारा काम 6 से 8 महीने में कराया जा सकता था, नहीं कराया। खींचा गया है, खींचा गया है।
हम बच्चे को किंडरगार्टन में लेंगे, उसके बाद उसको प्राइमरी कराएँगे, क्या नर्सरी कराएँगे, उसके बाद केजी कराएँगे, फिर केजी 1 होगी, केजी 2। व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? आपको क्या लगता है कि कॉग्निटिव उसकी एबिलिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई? इसके ऊपर रिसर्चेज़ की रिसर्चेज़ पड़ी हुई हैं। हम खींच रहे हैं कि बस किसी तरह ये 2 साल और हमारा कस्टमर बन जाए, हमारे स्कूलिंग के निज़ाम का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, हम उसकी उम्र ज़ाया कर रहे हैं। आपके पास अहादीस मौजूद हैं कि शादियों में डिले मत करो, शादियाँ यंग एजेस में करो। अच्छा। हम वो यंग एजेस में करने को तैयार नहीं हैं। तो आपका बच्चा तब तैयार होता है जब आप 7 साल की एज तक उसे सीने से लगा कर रखते हैं। अगले 7 साल आप उसके एडवाइज़र बनते हैं, उसको अच्छे-बुरे की तमीज़ देते हैं। 14 साल में बच्चा रेडी है दुनिया के लिए। अगले 7 साल आप सिर्फ़ उसके एडवाइज़र हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आप। तो मैक्सिमम पकड़ लें, चलें आपको एडवाइज़र भी अपने घर में बैठकर ही बनाना है उसको, 21 साल की एज, उसके बाद क्या है? सर यहाँ पे 25-26 साल की उम्र, डॉक्टर्स अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो शायद उसको 25, 26, 28, फिर उसने एफआरसीएस करना है और फिर फलाना करना है। ये तो चल रहा है, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। कोई चलता रहेगा, ये 40 साल हो गए, 50 साल, बस कर जो माँ-बाप बेचारे बुड्ढे हो गए, उनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। उनको कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। हमने इस निज़ाम को तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया है। एक सिरा पकड़ते हैं, दूसरा निकल जाता है, दूसरा पकड़ते हैं, तीसरा निकल जाता है। तो किसी का तो काम है ना कि बैठ कर रोके कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, हम ये क्या बेवकूफ़ियाँ मार रहे हैं? हम क्यों अपनी नस्लों की नस्लें तबाह कर रहे हैं? जब आपकी तालीम लेट होगी, आपकी शादी लेट होगी और शादी के अंदर फिर एक और मसला, कमाते कितना हो? अब हमें कैरेक्टर नहीं चाहिए उसका, अब हमें चाहिए कि उसकी इनकम क्या है, व्हिच इज़ ऑल्सो ट्रू। बट द पॉइंट इज़ आपकी शादियाँ लेट हो गई, आपके बच्चे लेट हो गए, आपके बच्चों के बच्चे लेट हो गए, आप बुढ़ापा जल्दी आ गया, आपकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है, वो बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 67 इयर्स है एवरेज लाइफ स्पैन एक पाकिस्तानी की, तो लाइफ स्पैन तो बढ़ गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ किधर गई? 40 साल की उम्र में सब बीमारियाँ लेके बैठ गए और उसके ऊपर हमने चीज़ों को डिले कर लिया। तो निज़ाम तबाह होगा ना, फिर आपका आपका निज़ाम खड़ा किस चीज़ के ऊपर होगा? समबडी हैज़ टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज़। अच्छा, अभी आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि स्कूल जो है वो बच्चे को कहते हैं कि हमारा कस्टमर, उसको रिटेन करते रहते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक हमें बिज़नेस देता रहे। अच्छा, ये बच्चा जब स्कूल से निकलता है तो आजकल एक बहुत ख़ास रुझान है कोर्सेज़ का, इसके ऊपर मैंने शायद पहले बात नहीं की। क्या लगता है कि मार्केट में जो इतने कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं और उसको करने के बाद भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी क्या रीज़न है? और क्या ये जो कोर्स फ़रोशी है, हमारे अपने भी बहुत सारे दोस्त हैं कोर्सेज़ में, कुछ ठीक भी कर रहे हैं काम में। ये ट्रेंड जो है इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हर दूसरा बंदा एक कोर्स ऑफ़र कर रहा है, नौजवान बड़ी मेहनत से वो काम कर भी रहा होता है और उसको वो पैसे भी जा दे रहा होता है, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं। उस तरह से मतलब मैं आपको लिटरली बताऊँ कि पिछले दिनों मैंने अनाउंस किया कि मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए और वीडियो एडिटर का कोर्स कराने के बेशुमार जो है वो ट्यूट्स इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन मुझे मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जिस लेवल का मतलब मीडियम लेवल का एक एडिटर मुझे नहीं मिला। वो ऑल्दो हमने किसी और फर्म से अरेंज कर लिया जो जो भी, लेकिन वो बहुत मुझे हैरत हुई कि कितना बड़ा अलमिया है कि अभी आप फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म खोलें तो हज़ारों की तादाद में आपको जो है वो पोस्ट नज़र आएँगी कि ये सीख लें वो, तो वो उन्हीं इदारों से सीखे या इंस्टीट्यूट से सीखे हुए बच्चे जो हैं, ये परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर रहे? ये गैप कैसे आ रहा है? अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये जो सिलसिला है स्किल सेट का, ये एक अलग सवाल है जी, जी। और आपको अच्छा स्किल क्यों नहीं मिला, एक अलग सवाल है। हाँ, दोनों में बात। दोनों को एड्रेस करना है। पहले तो मैं ये बात करूँ कि जो स्किल्स का सिलसिला है। अच्छा, बुराई इसमें कोई नहीं है, अगर कोई सीख रहा है, सिखा रहा है, कोई सिलसिला है तो चलना चाहिए, ठीक है। फाइन। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के कोर्सेज़ को मिस सेल किया गया है। ज़िंदगी बदल जाएगी और क़यामत आ जाएगी और जो दिन जो है तुम्हारा वो रात में तब्दील हो जाएगा और गुर्बत जो है वो अमारत में बदल जाएगी। ये कहकर जब मिस सेलिंग की गई, तो बेतहाशा दुनिया जिसको शॉर्टकट चाहिए ना, इवेंचुअली एवरीबॉडी वांट्स टू गेट रिच क्विक, सब दौड़ में लग गए। जब सब दौड़ में लग गए, तो एक मशरूम ग्रोथ हो गई इंस्टीट्यूट्स की। ये मिस सेलिंग का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। अगर मिस सेलिंग को एड्रेस कर दिया जाता, सिंपल एक एक इंस्टीट्यूट कहता भाई मैं वीडियो एडिटिंग का कोर्स करा रहा हूँ, किसी को करना तो आ जाओ। ये तरीका होता है ड्रग। सर हमारे दौर में बचपन में हमें बताया जाता था कि एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स, लॉयर्स जो स्किल सेट यानी सर्विसेज का स्किल सेट बेचते हैं, टेक्निकली दे आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज।
सर ये कहीं न कहीं कानून में मौजूद है, लेकिन कहाँ है ये इस वक़्त मार्केट में एग्ज़िस्ट कहाँ करता है? हर हॉस्पिटल एड्रेस कर रहा है, हर एडवर्टाइज़ कर रहा है, हर लेबोरेटरी एडवर्टाइज़ कर रही है। सही। ये तो चल रहा है, इसको तो किसी ने नहीं रोका। सो दैट मीन्स कि मेबी वो कानून जो हमने बनाया था, वो एब्सर्ड हो चुका है, बोगस हो चुका है, तो उसको बदलने की ज़रूरत थी ना। सी हम लूप होल्स और लैकुनास खुद छोड़ते हैं। मिस सेलिंग पर पकड़ने की ज़रूरत थी, मिस सेलिंग पर किसी ने किसी को नहीं पकड़ा। जिस किसी ने कहा रातों रात अमीर हो जाओ, आ जाओ, सब दुनिया उन कोर्सेज़ में घुस गई। उस मिस सेलिंग को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। अच्छा, अब वो लोग जो ख्वाब अपने बुन कर उन इंस्टीट्यूट्स में चले गए थे, वहाँ जाकर तो आपको मेहनत करनी थी। इन्होंने कहा नहीं, ये तो 2 महीने के बाद मैं बन जाऊँगा। भाई 2 महीने नहीं, 2 महीने के बाद कितने साल लगेंगे? मुझे याद आता है पाब्लो पिकासो बड़ा ज़बरदस्त पेंटर था। पाब्लो पिकासो मार्केट में गया, किसी जगह किसी मार्केट से गुज़र रहा होगा, खातून ने कहा कि जी, ये पिकासो यार इतने अच्छे पेंटर हो। मुझे अगर मेरे पास एक पेन और पेपर है, हाँ अगर जी। जल्दी से मेरा एक स्केच बना दो, 30 सेकंड है मेरे पास, फिर मैंने जाना है, तो बना दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा चलो कोई मसला नहीं है। पेन पेपर पकड़ा उसने, 30 सेकंड में एक स्केच खींचा, सही। खातून को दे दिया। खातून ने कहा अरे यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त स्केच है। ये एक्चुअली मुझे इतना पसंद आया, इतना अच्छा बना है, मैं इसके कुछ पैसे देना चाहूँगी। तो कितने दूँ? तो पैब्लो पिकासो ने कहा कि ऐसा करो, मुझे $30,000 दे दो। उसने कहा भाई हुँ, $30,000, हुँ। मतलब मैं तो अपनी तरफ से एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने तो बड़ी अजीब सी अमाउंट माँग दी। हाँ जी। $30,000, 30 सेकंड में आपने ये काम किया है, उसके आप मुझसे $30,000 माँग रहे हैं। पिकासो ने कहा बीबी, मैं आपसे $30,000 30 सेकंड के नहीं माँग रहा हूँ। मैं उन 30 सालों के माँग रहा हूँ, जो मैंने लगाए हैं ये सीखने में कि ये काम 30 सेकंड में कैसे किया जाता है। लेकिन वो वाला टाइम तो हमारा नौजवान लगाने को तैयार नहीं है। वो उसने सोचा यहाँ कोर्स शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद पैसे आ जाने चाहिए थे। तो ये मिस सेलिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से है। ठीक है। एट द सेम टाइम आवाम को किसी ने गाइड भी नहीं किया। इनको लगता है रातों रात पैसा बनता है, पैसा नहीं बनता है रातों रात, मेहनत करनी पड़ती है भाई। ठीक है, रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, तो टाइम तो लगता है ना। वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। दूसरी जो चीज़ है, जो आपका अलमिया है कि आपको एक अच्छा एडिटर नहीं मिल रहा, मेरा उसमें पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का एक और मसला ये है कि यहाँ पर बेरोज़गारी तो है, लेकिन सर यहाँ पर बेरोज़गारों के अनफॉर्च्यूनेटली नखरे भी बहुत हैं। ठीक है? तो उनको लगता है कि जब तक कोट पैंट टाई के साथ आप उसको बिल्कुल घर के साथ और की नौकरी नहीं देंगे, वो मरने को तैयार नहीं है। उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन उन अपॉर्च्युनिटीज़ को यूटिलाइज़ करने को वो तैयार नहीं है। अगर आप उससे सीवी माँग लेंगे, वो सीवी देने को तैयार नहीं है, वो अपने सीवी को अपडेट करने को तैयार नहीं है। तो वो खुद भी नहीं मरना चाहता ना, तो ये भी एक मसला है, व्हिच इज़ नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, अब आते हैं जी सब्जेक्ट की तरफ, वो है कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया रोल इन पाकिस्तान सोसाइटी और यूथ। आज का जो कंटेंट जो बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा है, बहुत सारे, कौन ज़िम्मेदार है? कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट कंज्यूमर, प्लेटफ़ॉर्म? ज़िम्मेदार का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इस कंटेंट से एक आम तासुर जा रहा है सोसाइटी में कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। पहले तो आप ये बताएँ कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? किस कंटेंट की बात कर रहे हैं आप? ओवरऑल सोशल मीडिया के कंटेंट को, ठीक है जी? वक़्त ज़ाया करते हैं बच्चे, कंटेंट सोशल, मतलब हर बंदे ने एंड्रॉइड पकड़ा हुआ है, तो स्मार्टफ़ोन पकड़ा हुआ है और वो कहता है कि जी इसके अंदर में टाइम ज़ाया हो रहा है। दूसरा ये है कि क्या कंटेंट जो है उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है? या कंटेंट क्रिएटर जो है वो वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा हमारे मुल्क में? ये जो अलमिया है, इस मुकदमे को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कंटेंट क्रिएटर, हर किसी ने अपना कंटेंट बनाना है। मुझे बहुत से लोगों ने ना मना किया, कोई एंटरटेनमेंट कर लें, कुछ और कर लें। मुझे लोगों ने यहाँ तक आके कहा आप मल्टी फेसेटेड आदमी है, मल्टी टैलेंटेड है, ये ना करें, वो कर लें, वो ना करें, ये कर लें, किताबें भी पढ़ते हैं, किताबों पे बात कर लें, नहीं वो बोरिंग हो जाएगा, एंटरटेनमेंट कर लें, ऐसा करें प्रैंक्स के ऊपर बना लें। दुनिया आके हजार तरह के मशवरे देती है और पाकिस्तानियों को तो बहुत अच्छा लगता है ना। हमें लगता है कि हम 1000 मशवरे देने के काबिल भी हैं, हालाँकि स्किल सेट नहीं होता मशवरे देने के लिए। बट द पॉइंट इज़, प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी ये मुसीबतें आती रही हैं। सही। मुझे भी ये तकलीफ़ें आई हैं कि कौन-सा कंटेंट बनाएँ, कौन-सा कंटेंट ना बनाएँ, बट वी चोज़ अ डिफरेंट पाथ कि अगर लोगों को गाइड करना है तो एजुकेटेड या एजुकेशनल कंटेंट ही होगा। एजुकेशनल कंटेंट पे व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है? वो एक अलग मुसीबत है।
बट वो फिर अपना सवाल है कि आपने व्यूज़ के लिए करना है कि आपने वाक़ई पैगाम पहुँचाने के लिए करना है। अब एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है, जो कि बात इम्पोर्टेंट है लोगों के समझने के लिए, कि सोशल मीडिया एक एम्पलीफायर का काम करता है। सोशल मीडिया इसके अलावा कुछ नहीं करता है। आप साउंड सिस्टम लगाते हैं, उसके साथ आपके पास एक मुकब्बिर भी होता है ना, उसका काम है आवाज़ दूर तक पहुँचे। तो सोशल मीडिया सिर्फ़ आवाज़ दूर तक पहुँचाता है। जो माशरे में हो रहा होगा, वो एम्पलीफाई हो जाएगा। वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, माशरे में बुरे लोग भी हैं। माशरे में अच्छा कंटेंट भी है, माशरे में बुरा कंटेंट भी है। आप क्यों देख रहे हैं बुरा कंटेंट अगर आपको पसंद नहीं है? मेरा काम नहीं है कि मैं किसी की पुलिसिंग करूँ कि तुम गंदे कंटेंट क्रिएटर हो, तुम अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो। जो बंदा जो बना रहा है उसको बनाने दें। आपने फैसला करना है। देखिए, आपको याद होगा आज से कोई 4-5 साल पहले टिकटॉक नया-नया आया था पाकिस्तान में। तब ये बहस बहुत हुआ करती थी कि क्या क्रिंज कंटेंट है और क्या क्रिंज कंटेंट नहीं है। अच्छा, आपने ये देखा 4 साल के अंदर वो बहस खत्म हो गई। सही। क्यों? क्योंकि वक़्त के साथ-साथ आवाम मैच्योर होना शुरू हुई। उसको समझ में आया कि अच्छा कंटेंट क्या होता है। ये प्रॉब्लम बुरा कंटेंट या बिगाड़ने वाला कंटेंट क्रिएटर का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉन प्रॉब्लम है अच्छे कंटेंट क्रिएटर का कि वो अच्छा नहीं बना रहा, जिससे लोग अट्रैक्ट होते। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने, सबसे ईज़ी मिसाल। अभी चंद दिन पहले आपने देखा जावेद अख्तर साहब की और मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब की इतनी ज़बरदस्त वो डज़ गॉड एक्सिस्ट के ऊपर पॉडकास्ट हुई। मैंने भी उस पे बात की, मैंने भी उस पे वीडियो बनाई। ये बहस पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई? ये बहस करना जिन उलमा का काम था, वो अच्छे कंटेंट क्रिएटर थे, उन्होंने अच्छा कंटेंट नहीं बनाया पिछले 78 सालों में। तो जब वो कंटेंट इंडिया में बना, तो हर कोई तारीफ़ करने के लिए सामने आ गया। तो ये अच्छे लोगों का प्रॉब्लम है कि वो अच्छा काम करने के लिए तैयार नहीं है। वंडरफुल। ठीक है? अच्छा, अब आप जैसे ये कह रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर जो है, उसको सामने आना चाहिए, जो कि पॉजिटिव कंटेंट या वो कंटेंट जो पब्लिक की डिमांड है, वो लेके आए। कौन से ऐसे शोबे हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि यार ये मिसिंग पार्ट है सोशल मीडिया के ऊपर, इन लोगों को ज़रूर जो है वो यूट्यूब चैनल्स बना लेने चाहिए या सोशल मीडिया पे आ जाना चाहिए? मेरा मेरा तो ये ख़्याल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हर इंसान को बना लेना चाहिए। हर बंदे को बनाना चाहिए। वजह, हर इंसान का अपनी ज़िंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस है। वो अपने हिसाब से हर चीज़ का की अच्छाई और बुराई एक्सप्लेन कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हमने चंद लोगों को ज़िम्मेदारी दे दी है कि बस यही कंटेंट क्रिएटर होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। हर बंदा बना सकता है, हर इंसान की ज़िंदगी एक तजुर्बे से गुज़र रही है। बट यहाँ पर एक और चीज़ भी समझनी चाहिए कि हमारी जो आवाम है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत मैच्योर हो रही है। सही। सिर्फ़ एक पीटीवी के दौर में लोग इतने मैच्योर नहीं थे। आज हर चीज़ पर बात करने के लिए लोगों के पास कुछ न कुछ मवाद मौजूद है। सही। आज अगर आपका बच्चा कार्टून्स देखता है, सोशल मीडिया पे या यूट्यूब के ऊपर देखता है, वो 22 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में वो कार्टून्स नहीं देखेगा, क्योंकि वो एक मैच्योरिटी के लेवल से गुज़र रहा है। सही। तो क्या कार्टून बनाने वाले को सिर्फ़ कार्टून बनाने चाहिए? प्रोबेबली, क्योंकि उसकी जो एज ब्रैकेट है, ये टारगेट मार्केट है, वो टारगेट ऑडियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको छोड़कर आगे चली जाएगी, नए लोग दुनिया में आ जाएँगे। सही। वो अपना काम करता रहे। वो ये हर नीश में छलांग मारने की कोशिश ना करे। तो नीशेज़ तो बहुत सारी हैं। इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरत है, लेकिन वो मुझे लगता है ज़रूरत है, लाज़मी नहीं है हर किसी को उससे एग्री करना चाहिए, कि दीन को सिम्प्लीफ़ाई करके समझाना, जो कि उलमा का काम था, लेकिन उलमा सोशल मीडिया पे नहीं आए। उलमा ने आवाम तक वो राब्ता बनाया नहीं, जो शायद मुफ्ती शुमाइल नदवी बहुत अच्छे तरीके से कर गए, उस पॉडकास्ट में। और ये तो बड़ा छोटा-सा टॉपिक उन्होंने उठाया एथीज़्म का। अभी तो एथीज़्म की बहुत सारी धज्जियाँ बखेरने के लिए और थी। तो शायद अगली डिबेट्स में ये चीज़ें नज़र आएँ। आप एट द सेम टाइम एथीज़्म से लड़ रहे हैं, आप लिबरलिज़्म से लड़ रहे हैं, आप एट द सेम टाइम एलजीबीटीक्यू से लड़ रहे हैं। आपको अपने नौजवान को, ये ड्रग्स के इतने केसेस इस मुल्क में चल रहे हैं, आई स्कूल्स के अंदर कॉमन है, अभी तो बहुत कुछ है सिखाने वाला। अभी तो बहुत सारी बातें हैं करने वाली। उलमा ने अपने आप को सिर्फ़ इदारों तक और मदरसों तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया, एंड आई अंडरस्टैंड देयर रीज़न्स। लेकिन अब जो दौर है, उन्हें सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत है। अगर उलमा ये काम नहीं कर पाएँगे, तो किसी न किसी को उठना पड़ेगा, किसी न किसी को ये काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये काम एक कार्टून का चैनल चलाने वाला करेगा? नहीं। ये काम वो करेगा जिसके पास इल्म होगा।
लिहाजा नीशेस बहुत सारी हैं, हर इंसान सामने आएगा, आवाम खुद बताएगी वो क्या समझना चाहती है, क्या सीखना चाहती है। बट एक जो एतराज़ आपके जुमले पे मुझे है, वो मत बनाएँ जो लोगों की डिमांड है, छोड़ दें लोगों की डिमांड क्या है। मेरे लिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था, मुझे वो लोगों ने बहुत बताया। प्रैंक लोगों की डिमांड है, लोगों की डिमांड पता नहीं क्या-क्या अजीबो-गरीब कंटेंट है जो मैं खुद भी नहीं देखता। भई मुझे वो करना है जो मुझे सही लगता है। मुझे वैसे मेरे सवाल का मकसद तो ये था कि पब्लिक की ज़रूरत क्या है, आपकी नज़र में? जो पब्लिक की ज़रूरत है, जो आपको सही लगता है, आप वो करें। क्योंकि देखिए बात बड़ी सिंपल है, मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ, मैंने कल करा तो मेरे को सारी ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं रहना। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? आप ये बात अपनी फैमिली के साथ करेंगे तो कहेंगे, "अरे! क्या हो जाएगा आपको?" नहीं, नहीं, कुछ नहीं। यार रियलिटी के ऊपर बात करें तो रियलिटी में सबने इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सही। आप चले जाएँगे, आपके जाने के बाद भी आपकी वीडियोज़ चलती रहेंगी। जी। वो कहीं न कहीं कोई न कोई इम्पैक्ट किसी को क्रिएट करेंगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बनाई हुई वीडियो जो कि एक डिजिटल एसेट है हुँ, और दुनिया को या तो इन्फ्लुएंस अच्छा करेगी या दुनिया को वर्गलाएगी? सही। आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए आखिरत में क्या काम करे? ये आपने खुद फैसला करना है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो वीडियो आपके लिए सदका जारी है। अब आ जाते हैं टेक्निकल साइड पे। बहुत सारे लोग जो है वो आपसे मुतासिर हैं, आपके कंटेंट को देखते हैं। कहीं न कहीं बिल्कुल। हर शख्स के ज़हन में ये ख़्याल भी ज़रूर आता है कि इतने कम टाइम में इम्तिनान भाई ने इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप, सब्सक्रिप्शन कैसे ले ली? अच्छा, मैं क्योंकि मेरा ये प्रोफ़ेशन है, तो मुझे ये अक्सर क्वेश्चन फ़ेस करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि यार ये पेड सब्सक्रिप्शन है, पेड व्यूज़ हैं, जबकि लोगों को नहीं पता कि कोई भी शख्स, बाशऊर शख्स, ये हरकत नहीं करता कि वो इसके लिए कोई पेड किसी किस्म का काम करे। तो हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी जान लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है किसी भी शख्स के लिए अगर वो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आ गया है, कुछ स्टेप्स आप बताएँ आगाज़ में कि उसको अपने ज़हन में रखना इर्रेस्पेक्टिव कि वो क्या बना रहा है। हम इस टाइम पे कंटेंट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें। तो आपको क्या लगता है कि इतनी फ़ास्ट ग्रोथ में आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ कि आपने क्या प्रैक्टिस फ़ॉलो की जिसकी वज़ह से ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है? आई थिंक सबसे जो बड़ी चीज़ है ना ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने के लिए सोशल मीडिया पे एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मैंने कभी भी ग्रोथ को फ़ोकस नहीं किया है। लोग अब पिछले 1 साल का सफ़र देख रहे हैं। लोग पिछले 6 साल का सफ़र नहीं देख रहे हैं। तो लोग ये तो मुझे वो पिकासो वाली एग्ज़ाम्पल आपकी याद आ रही। है तो अगर आप पीछे जाएँ सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक पे 1 मिलियन से ऊपर फ़ॉलोअर्स हैं, मैं फ़ॉलोअर का काउंट ही नहीं गिनता हूँ। क्योंकि एज़ आई सेड मैं बल्कि रिकॉर्डिंग से पहले भी आपसे ये कह रहा था कि सोशल मीडिया तो आज भी एक 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 साइड पर एक शोगल है मेरे लिए। ठीक है? ये मेरे कमाई का ज़रिया नहीं है, मेरा ओढ़ना-बिछोना नहीं है। सही। एंड बेस्ड ऑन दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग माय बिज़नेसेस तो वो सिलसिला चल रहा है। अगर ये सब कुछ होता, अगर ये पेड व्यूज़ वाला सिलसिला होता या सोशल मीडिया से ही कमाने का सिलसिला होता और पैसे ना बन रहे होते तो छोड़ कर चले जाना होता, तो 6 साल पहले कर चुका होता। सही। आपको माशाल्लाह ये जितना आपने ये सेटअप बना रखा है, इक्विपमेंट बना रखा है, जितने कैमरेज़ आपने लगा रखे हैं, यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक-एक सेटअप की कॉस्ट लाखों में। और फिर अगर आप 6 साल से चला रहे हैं, तो आपकी एडिटिंग टीम फुल टाइम है। अगर वो ऑलरेडी मौजूद है और आपके पैसे भी नहीं बन रहे, तो नेचुरली ये सब क्या जारी है। क्योंकि ये कमाई का ज़रिया नहीं हो सकता। सही। ठीक है। ये वक़्त के साथ-साथ जब लोग कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, फिर उनको अंदाज़ा होता है कि भाई ये तो 10 साल लग जाएँगे शायद पैसा वापस आते-आते या इवन ब्रेक इवन करते-करते। सही। लिहाज़ा अगर कोई कर रहा है ना, तो ये उसकी मेहरबानी है कि वो कर रहा है। अच्छा एक एतराज़ लोगों का अक्सर आता है कि सर आप ठीक है नहीं कमाते होंगे सोशल मीडिया से, लेकिन आप भी तो व्यूज़ के लिए करते हैं। मैं हमेशा उनसे एक बात करता हूँ, मैंने स्टोरीज़ में भी लगा रखा है, हाइलाइट्स में इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है। हर इंसान व्यूज़ के लिए करता है। चाहे वो पैसे माँगे माँगे या ना माँगे, चाहे वो पैसा उससे कमाए या ना कमाए। वजह? भई मैं अगर एक अच्छी बात कर रहा हूँ, तो वो 2 लोगों तक क्यों जाए? वो 10 करोड़ लोगों तक क्यों ना जाए? मेरी भी कोशिश होगी कि ज़्यादातर लोगों तक पैगाम पहुँचे। तो व्यूज़ तो हर एक को चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि व्यूज़ नहीं चाहिए, कि मैं व्यूज़ के लिए नहीं करता। हाँ, आप पैसे के लिए नहीं करते होंगे, लेकिन व्यूज़ तो चाहिए ना भाई। ठीक है? तो और अगर पैसे भी नहीं है और व्यूज़ भी नहीं है तो फिर तो नेचुरली बंद कर तो देना। नेचुरली क्योंकि पैसा आप कमाना नहीं चाह रहे थे और पैगाम आपको कोई सुनना नहीं चाह रहा। हाँ, तो फिर क्लोज़ कर तो दें। फिर तो क्लोज़ कर दें। हाँ, ठीक ठीक है? है। वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र और लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त दे रखी है कि लोग पैगाम सुनते हैं, तो खुशी होती है।
मैं ऑनेस्टली सिंस कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम ये मैटर नहीं हमारे लिए ये मैटर ही नहीं करता है। जब मैं आता हूँ अपनी टीम के पास, मैं सिर्फ़ एक नंबर उनसे माँगता हूँ। मैं उनसे ये नहीं पूछता कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं। मैं उनसे ये नहीं पूछता हूँ कि किस वीडियो ने कितने व्यूज़ किए हैं, ये नहीं पूछते, या किसी वीडियो से कितने पैसे बन गए हैं। हमारा एक नंबर होता है कि यार कल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, 4 ही प्लेटफ़ॉर्म पे मैं मौजूद हूँ। इसका टोटल मिला के थोड़ा-सा भी थ्रेड्स पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका टोटल मिलाकर टोटल व्यू काउंट कितना हुआ है? कल वाले से ज़्यादा हुआ है कि कल वाले से कम हुआ है? क्या पैगाम ज़्यादा और फैल रहा है, एम्प्लीफाई हो रहा है, पैगाम लोगों तक पहुँच रहा है? आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ, कितना अरसा पहले मैंने लोगों को ये अपनी वीडियोज़ में खोलकर कह दिया कि मेरा कोई कंटेंट आपने उठाना है, आपने उसके कलर-शलर ग्रेडिंग चेंज करनी है, आपने अपने चैनल बनाने हैं, आपने उससे कमाना है, मेरी गारंटी है आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, कमा लो। क्योंकि मैंने कमाने के लिए ये धंधा नहीं खोला है। तो अगर कमाना है कमा लो। आप मेरा नाम सर्च करें, आपको कितने ऐसे चैनल्स मिलेंगे। सिर्फ़ एक गुज़ारिश उनसे मेरी ये है कि भई उसको नाम चेंज कर लो, इम्तिहान अहमद ना करो, क्योंकि वो मेरा नाम है। हाँ, उसको हाँ। फ़ैन पेज कर लो, उसको कोई और नाम रख लो, क्योंकि वो इम्पर्सनेशन में आ जाता है। इम्पर्सनेशन ना करें, बाकी आपने जो कमाना है कमाओ। अब आपको व्यूज़ चाहिए व्यूज़ कमाओ, पैसे चाहिए पैसे कमाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरी गारंटी है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। हाँ, ये है कि अगर आप पैगाम अच्छा पहुँचाओगे, पैगाम लोगों तक एम्प्लीफाई हो जाएगा। आपके चैनल से मज़ीद लोगों तक पैगाम पहुँचेगा। मैसेज मैटर करता है, मैं मैटर नहीं करता। सही। ठीक है? मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँ, लेकिन लोग तो सुन पाएँगे ना उस पैगाम को। अगर अच्छा है तो लोगों तक पहुँचा दो। दैट्स मोर देन इनफ। सो हाँ, हाँ, मैं जैसे पूछ रहा था कि जितने लोग भी जो काम करने जा रहे हैं, वो ये सोच लें कि ये बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमी होती है, बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे पैसे नहीं बनते, बनते भी हैं। बनते हैं। लेकिन जिस तरह से इम्तिनान भाई काम कर रहे हैं या मैं खुद भी अब जब अक्सर लोगों को हम ये बताते हैं ना कि इस पॉडकास्ट पे इसको रन करने पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और इसकी अर्निंग कम है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मेरी आप इंस्टाग्राम पे जाएँ, मेरी हाइलाइट्स में मेरी स्टोरीज़ चेक करें। मैंने वहाँ लिख कर लगाया है कि ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बनते। बनते हैं, लेकिन वो आज भी उतने नहीं हैं कि जो एडिटिंग की पूरी टीम और जो-जो खर्चे हमने कर हाँ रखे हैं, जी। उसका मंथली बिल भी उठा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में ना आए। बिल्कुल है। कोई इनफरादी तौर पे आ रहा है, जैसे कि इनिशियली वो स्टार्ट लेते हैं। देखें, अब आप उम्र के एक हिस्से में हैं जहाँ पे आपका प्राइमरी बिज़नेस कोई और है। एग्ज़ैक्टली। इसको आप शौक की वजह से कर रहे हैं, तो शौक के लिए तो इंसान पैसे लगा ही रहा होता है ना, ऐसा ही है। ठीक है? लेकिन बहरहाल फिर भी लोग जो है जो इनफरादी तौर पे करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एक अपने मोबाइल फ़ोन से ट्राइपॉड लगा के उनको लंबी-चौड़ी, क्योंकि आपके पास जो कीमती चीज़ है, वो वक़्त है, एग्ज़ैक्ट ठीक है? तो आप अपने वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए कोई और जगह वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, और आई थिंक आई शुड क्लैरिफाई दिस कि अगर हम कॉस्ट बेयर नहीं कर पा रहे, फिर भी शौक के खातिर कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप करेंगे तो आप लॉस में जाएँगे। जी, जी, जी। आप प्रॉफ़िट में जा सकते हैं, क्योंकि आप यंग हैं, खुद एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग कर हमारे लांझे इतने हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है एडिट। मैं आपको बड़ा अपना फ़ॉर्मेट बताता हूँ। मैं आम तौर पर जितनी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो हफ़्ते में 1 दिन या 2 दिन में मुका देता हूँ। ठीक है? स्पीड में आता हूँ, स्पीड में डिलीवर करता हूँ, निकल जाता हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू सेव माय टाइम। ठीक है? वजह ये नहीं है कि मुझे जल्दी देना है कंटेंट, वजह ये है कि मैंने 2 दिन डेडिकेट कर दिए हैं। अब हफ़्ते के जो 5 दिन हैं, ये मेरी कमाई है। इंसान कारोबार क्यों खोलता है? इसीलिए खोलता है कि वो ज़िंदगी में फ्री हो और उसको पैसे कमाने की टेंशन ना हो, पैसा आता रहे। तो वो टाइम ही कमाना है ना इवेंचुअली इंसान। हर इंसान ज़िंदगी से वक़्त ही हासिल करना चाह रहा है। वो ये वक़्त अगर मैंने सारा यहाँ दे दिया, तो फिर मैं लोगों से पर्सनल लेवल पर नहीं मिल सकता। मैं भी इंशाल्लाह, अल्लाह ने खैर चाही तो इंशाल्लाह एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ कि जिस तरह ये ऑनलाइन सिलसिला है, इसी तरह एक बैठक का सिलसिला ऑफ़लाइन भी हो जाए। सही। उसका नाम इंशाल्लाह हमने रखा है फ़िक्र सर्कल के नाम से, कि जहाँ पर जो मशाहिर हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिला करें, गप लगाया करें, उस पैगाम को एम्प्लीफाई करें, स्पेशली वो इंडिविजुअल्स के जो इन्फ्लुएंस रखते हैं। कोई इंसान है जो स्कूल्स की चेन चलाता है, कोई इंसान है कि जो मेडिकल सेंटर्स चलाता है, ऐसे लोगों को इकट्ठा करें, जहाँ से वो अपने इदारों में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इंशाल्लाह प्रोबेबली 1 आध महीने के अंदर उसको लॉन्च कर देंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इंशाल्लाह, किसी वीडियो में भी बात करूँगा मैं। तो हम इस तरह के इनिशिएटिव जब करते हैं, वो वक़्त माँगते हैं, वो लोग भी वक़्त माँगते हैं, तो हर वक़्त सोशल मीडिया हो नहीं सकता है।
ठीक है? तो ये वाला इनिशिएटिव हम अलग लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में 2 दिन के अंदर रिकॉर्डिंग करके 5 दिन कमाने हैं ताकि दुनियादारी भी कर सके, लोगों से मिल भी सके, लोगों की मदद भी कर सके, कारोबार भी चला सके, फैमिली को भी वक़्त दे सके। तो ये वक़्त ही है ना, यही सारा वक़्त तो नहीं बेचा जा सकता। तो इसीलिए आप एडिटर हायर कर लेते हैं कि भाई ये काम अब आप सँभाल लो। आप साउंड इंजीनियर हायर कर लेते हैं, ये काम आप सँभाल लो। आप स्टूडियो के अंदर एक ऑफ़िस बॉय हायर कर लेते हैं, भाई चाय-पानी सबकी अच्छे तरीके से कर देना। फिर आप उसके एसओपीज़ बना देते हैं। तो हमारी कॉस्ट इस वजह से ज़्यादा आती है। लेकिन एक आम इन्फ्लुएंसर मोबाइल उठाता है और एक वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू करता है और एडिट ही की ऐप के ऊपर एडिट कर हाँ लेता है। जी। दे कैन मेक मनी, वो प्रॉफिट में जा सकते हैं। एक इंडिविजुअली जो जो डिफरेंस है ना इन दोनों चीज़ों का, एक है फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है, नीश किस्म का बिज़नेस और एक है स्केलेबल बिज़नेस। जो हम कर रहे हैं ना, एक स्केलेबल चीज़ है। स्केलेबल चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा आती है। जो एक नीश फैमिली ओरिएंटेड है ना, उसमें लोग पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि जो नौजवान भी इसको करना चाहते हैं और उनके पास वक़्त है, तो इस वक़्त आपके लिए वक़्त का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन ये है कि आप खुद से कर लें, क्योंकि उनका वक़्त वो ज़ाया हो रहा होगा। ये आज जो हम मुकदमा डिस्कस कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, आम सुनने में आता है, हम भी कह रहे होते हैं कि डिजिटल मीडिया पे अगर आप आते हैं तो इसमें पैसे ज़्यादा नहीं बनते। बिल्कुल बनते हैं उन लोगों के लिए जो अपने वक़्त को अपने लिए इस्तेमाल करें। एक सर्टेन लेवल पे जाके ऐसा भी हो सकता है कि आप टीम हायर कर लेते हैं और वो टीम आपके लिए काम कर रही है। इम्तिनान साहब, इसके साथ-साथ ये भी इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोसाइटी में रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट ये भी एक अर्निंग है। आप यहाँ से निकलेंगे, आपको 4 लोग मिलते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ आप जब एक ख़ास लेवल पे अपने कंटेंट को ले जाते हैं और वो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर उसमें पॉज़िटिव कंटेंट का फैक्टर शामिल है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एज़ अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल रही होती हैं और अल्टीमेटली आपके करियर में, आपके फ्यूचर में आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। ऑफ कोर्स सर्टेन, देखिए वो बाय प्रोडक्ट हैं। आपको जहाँ पर आप कंटेंट बनाते हैं वहाँ पे शोहरत मिलती है, सिर्फ नहीं, आप बाहर जाते हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये चंद एक फील्ड हैं दुनिया में जहाँ पर इस किस्म की इज्जत मिलती है। आप किसी को जाकर कहें कि जी मैं इंजीनियर हूँ या एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, वो कहेंगे माशाल्लाह अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, करते रहें। आप किसी को जाके कहें, चाहे आपका कल ही एमबीबीएस क्यों नहीं पास हुआ, आप जाकर कहें मैं डॉक्टर हूँ, लोग फ़ौरन इज़्ज़त से डॉक्टर साहब कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मेरा एक मसला है, डॉक्टर साहब मेरे नेचुरल है। डॉक्टरी के पेशे के साथ वो इज़्ज़त वाबस्ता है। लाइकवाइज़ कंटेंट क्रिएशन के साथ वो इज़्ज़त वाबस्ता है कि लोग आपको पहचान लेते हैं। लोग आपको इज़्ज़त देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं ऑनेस्टली जितने लोग मुझे बाहर मिलते हैं ना, मैं उन चीज़ों से और ज़्यादा डर जाता हूँ। मुझे खौफ़ ज़्यादा आता है। उसकी वजह ये है कि फिर और ज़्यादा मुसीबत ये होती है कि इंसान ये फ़ील करता है कि या अल्लाह इसके बाद मेरा कोई इम्तिहान ना हो जाए, इसके बाद मेरी और पकड़ ना हो, कि क्योंकि जितना आपको इज़्ज़त मिलेगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसके ऊपर भी आपका इम्तिहान लेगा कि आपने उनके साथ कैसे बिहेव किया। बच्चा आ गया तो कैसे बिहेव किया, बच्ची थी तो आप उसके साथ खड़े हुए, चिपके या दूर रहे। एक-एक चीज़ मैटर करती है, क्योंकि आपने आखिरत में ये सब जवाब देना है। इसलिए मैं हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर दफ़ा दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में गिरा दे, मुझे दुनिया की नज़रों में उठा दे। तो अल्लाह इज़्ज़त देता है, नेचुरली देता है, और ये इज़्ज़त मेरी नहीं है, ये उस काम की इज़्ज़त है जो मैं कर रहा हूँ। सर मैं कल को प्रैंक बनाऊँगा ना, कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी बात करूँगा जो कि सही नहीं होगी, सर ये सारी इज़्ज़त जाएगी। इसलिए खौफ़ भी आता है कि नेक्स्ट शॉट उससे भी अच्छी होनी चाहिए, नेक्स्ट कंटेंट उससे भी अच्छा होना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी है, ये आसान नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे क्योंकि हम दोनों कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो सिमिलर चीज़ें हैं। जैसे गम है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हमें अक्सर कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि यासिर भाई बहुत देर से पॉडकास्ट नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट पे कमेंट आ रहे होते हैं। तो हम बेहतर से बेहतर गेस्ट की तलाश में होते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि हमारे प्रीवियस एपिसोड से आने वाली एपिसोड जो है, वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू ऐड करे। एक अंग्रेज़ी का मुहावरा मुझे बड़ा पसंद है, इतना अच्छा लगता है कि मैंने अपने ऑफ़िस में ना वो लगा रखा है कि यू आर एज़ गुड एज़ वन ऑफ द बैट। जो आपकी पिछली परफ़ॉर्मेंस थी, दैट वाज़ योर लास्ट परफ़ॉर्मेंस। अब अगली परफ़ॉर्मेंस पे आपको जज किया जाएगा। मैंने जी 6 महीने पहले एक मैच में सेंचुरी मारी थी, खत्म हो गया ना, कल तो आप आउट हुए थे, कल आप डक हुए थे। ये है आपकी लास्ट परफ़ॉर्मेंस। सो आप पिछली लास्ट जो आपकी परफ़ॉर्मेंस है ना, आपको उस पे ही जज किया गया। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन की इस जर्नी में आपको सबसे टफेस्ट मोमेंट
जो लगता हो कि यार ये वाली वीडियो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी? मुझे तो शायद आजकल हर वीडियो पे लगता है कि ये नहीं पता कि अ, मुझे नहीं, अच्छा एक मेरी बात सुनिए। ज़रा एक तो आपको ये नहीं लगता कि मुझे इसलिए नहीं बनानी चाहिए थी कि अब इससे कोई सख्त, या एक आपके ज़मीर ने मुलामत की हो कि यार ये मेरे से कंटेंट निकल गया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक कोई ऐसी वीडियो है कि जिसमें मैं ये कहूँ, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हर वीडियो ऐसी रही है कि जो ठीक रही है। असल में बहुत सी चीज़ों पे ना इंसान खुद खुद भी अपने आप से सवाल पूछ रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात हर वीडियो पे इसलिए एहसास होता है ये बनानी चाहिए थी, नहीं बनानी चाहिए थी, वो धमकियाँ आती रहती हैं। ज़ायनिस्ट की धमकियाँ अलग आती हैं, पड़ोसियों से धमकियाँ अलग आती हैं, और पड़ोसी भी तो मुझसे नाराज़ ही रहते हैं ना। कभी आप अर्नब गोस्वामी को छेड़ देते हैं, कभी आप गौरव वालिया को छेड़ देते हैं, तो वो पड़ोसी भी नाराज़ रहते हैं। और इसके अलावा लिबरल्स नाराज़ रहते हैं, और लिबरल्स जब नाराज़ होते हैं तब मज़ा भी ज़्यादा आता है, फिर दिल करता है ज़रा और कुछ करे इंसान। तो एलजीबीटीक्यू नाराज़ रहती है, कोई एक दुश्मन तो नहीं है सर, हमने भी तो बहुत सारे पंगे ले रखे हैं ना। सही। ठीक है, तो कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਰ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਮਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ। कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सर, कुछ सानू मरण दा शौक सी। हम खुद भी पंगे लेते हैं, तो वो तो अपनी जगह है। अब प्रोबेबली आई थिंक ये ज़रूर होता है कि ये इससे बेहतर हो सकता था। मैंने साइंटिज़्म के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की, और मेरा अब भी ये मानना है, एंड इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ अबाउट दैट, कि ये जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसको एड्रेस करना चाहिए। वजह ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टेबल की तस्वीर खींचकर कि ये जो जेम्स वेब जो सैटेलाइट है, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है, उसने ये प्लूटो की तस्वीर खींच के भेजी है। आप फ़ौरन ही मान लेंगे, हाँ, होगी, बिल्कुल होगी। हुँ। आप चैलेंज नहीं करेंगे। इतनी ज़्यादा साइंटिज़्म ने हमें पक्का कर दिया है कि बगैर सोचे समझे अगर आपको कह दिया है कि सोडियम जो है वो वेट लॉस करता है, आपने कहा बस ठीक है। आपको मैंने कह दिया एसपीएफ 40 आपको गोरा कर, आपने कहा जी बस बिस्मिल्लाह, हम सवाल नहीं करते। और साइंटिज्म एक बहुत बड़ा रिलीजन है। मैंने इस पर सीरीज दी, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन प्रोबेबली वो पैगाम ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा। शायद उसको मुझे ब्रेक करके ना थोड़ा थोड़ा ये गो बिट्स एंड पीसेस में देना चाहिए, वो मुझे हमेशा एक फीलिंग रहती है। लेकिन कंटेंट अब तक जितना बनाया है, आई ओन इट। इफ इट्स ऑन द चैनल देन आई ओन इट। पाकिस्तान का सबसे फ़ेवरेट कंटेंट क्रिएटर आपके लिए? अब ये मुश्किल सवाल है, वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि कोई नाराज़ ना हो जाए? नहीं न उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है कि मैं चूँकि इंसान हूँ, मैं हर वक़्त हर तरह का कंटेंट देख रहा हूँगा। सही। कभी मेरा दिल होगा एंटरटेन होने का, कभी मेरा दिल होगा कोई सीरियस बात सुनने का। अगर सीरियस बात में बात करें तो सर्टेनली कैसर भाई, कैसर अहमद राजा इज़ सच वन ऑफ आवर फेवरेट, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। वो अच्छे हैं। अगर एंटरटेनमेंट में बात करें, मैं इरफान जुनेजो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं अक्सर जब जब भी मौका मिलता है उनकी रील्स देखता हूँ, आई गेट एंटरटेन्ड, बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, और आज से नहीं हूँ, एक ज़माने से हूँ। तो बहुत सारे हैं, कोई एक तो है नहीं, किसको किसको सुने और किसका नाम लें, क्योंकि अब बहुत सारी निशेज़ मेरी भी बदल रही हैं। बिलाल लाशारी अगर मूवीज़ में आ जाएँ तो सर्टेनली ही इज़ डूइंग गॉड। बट वही बात है कि कंटेंट क्रिएटर कोई एक नहीं है ना, हर तरह का कंटेंट क्रिएटर है। जो अच्छा लगता है उसको लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, बस ये कर देते हैं। तो लोग अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ्यूचर देखते हैं इम्तिहान अहमद, यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का? आपको कोई ज़हन में आपको लगता हो कि मुझे यहाँ तक इसको लेके जाना है? मुझे ये लगता है कि मुझे मरते दम तक तो बात करनी है। मैं जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक इस दुनिया के साथ सिलसिला है, तो सर्टेनली आई वुड बी मेकिंग कंटेंट, आई वुड बी सर्टेनली मेकिंग अप वीडियोज़, एंड आई विल बी सर्टेनली पोस्टिंग ऑल दोज़ वीडियोज़। मैं बनाता रहूँगा, किसी न किसी चीज़ पे लोगों को बताता रहूँगा। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, इट्स नॉट जस्ट फॉर कि लोगों को पता चले। मुझे ये लगता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो इस उम्र में जिस जिस उम्र से मेरे बच्चे गुज़र रहे हैं, अभी उनको लगेगा कि वो कहता था ना अकबर अकबर इलाहाबादी के हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खबती समझते हैं। अभी उन्हें लगेगा बुड्ढा बाबा है, बोली जाता है, शौक है, खबती आदमी है। बट प्रोबेबली व्हेन दे क्रॉस द एज ऑफ 30, 40, देन दे विल रियलाइज़ यार एक दफ़ा सुन तो लें, बाबा कहता क्या था? तो जब वो सुनेंगे तो उनकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आना चाहिए। सो दैट मीन्स कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कंटेंट बनाकर जाना है। मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कंटेंट बनाकर जाना है। मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कंटेंट बनाकर जाना है। सो दैट मीन्स कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कंटेंट बनाकर जाना है।
ताकि उनके पास ये रिकॉर्ड रहे। तब शायद वो सारी वीडियोज़ में नहीं देखेंगे, तब शायद ऐसे टूल्स आ जाएँगे जो सारी वीडियोज़ और चैनल्स को समराइज़ करके उनको समरी दे दिया करेंगे। तो दे शुड गेट सम मैसेज जो उस ज़माने में उनको कोई बताने को तैयार नहीं होगा, उनको वो पैगाम उनके बाप ने छोड़कर गया है, वो देख सकेंगे उस पैगाम को। तो ये वो ख़्वाहिश है बस, ये और तो कुछ नहीं है कि 1 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, ये नंबर्स हैं। ये नंबर बढ़ेंगे, ये नंबर गिरेंगे, नंबर्स डू नॉट मैटर टू द अपने ही फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर से कोई शिकवा, शिकायत, कोई कंप्लेंट या आपको लगता हो कि यार ये वाली चीज़ जो है मुझे कमेंट में फेस करनी पड़ती है और वो आप मैसेज देना चाहें? नहीं, मेरा ये ख़्याल है, हाँ, ये ज़रूर है कि मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा और इंटेलेक्चुअल बातें करें, इंटेलेक्चुअल सवाल ज़रूर पूछें, हुँ। खुद भी पढ़ें, अमन सदकना ईमान ना ले आएँ, बट द वे दे आर गॉड, वो इतनी भी इज़्ज़त दे देते हैं ना, ये बहुत है। मेरे जैसे इंसान को इतनी इज़्ज़त मिल जाए, आपको अंदाज़ा नहीं है सर, मैं वो अय्याज़ हूँ जिसने अपने वो कपड़े नहीं फेंके। वो महमूद गज़नवी के साथ घूमता ज़रूर है, लेकिन आज भी वो पुराने कपड़े पहनकर सोचता है कि वो एक ग़ुलाम था। तो अयाज़ और महमूद बेशक एक सफ़ में खड़े हो गए हैं। आई रियलाइज़ वेयर आई हैव कम फ्रॉम। तो बेस्ड ऑन दैट अगर वो जितनी इज़्ज़त देते हैं, जितना प्यार करते हैं, मुझे खुशी होती है। एक कमेंट भी आए तो खुशी होती है। दे आर डूइंग देयर पार्ट। वो अल्हम्दुलिल्लाह बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। मुझे मुझे यकीन है कि इस पॉडकास्ट से इम्तिनाज़ अहमद को सुनने वाले लोग बहुत महज़ूज़ हुए होंगे। हमने थोड़े से वक़्त में जितना कुछ जान सकते थे इनके बारे में जानने की कोशिश की। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। अल्लाह हाफ़िज़।